नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, इस नवीन श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं किताब घर का पिटारा। साथियों, किताब घर का पिटारा इस व्याख्यान माला में हम एक किताब के बारे में डिस्कस करते हैं। उस किताब में जो कंटेंट है उसके बारे में परिचर्चा करते हैं और इसका उद्देश्य है कलम कसाइयों को चुनौती। वे किताबें जिन किताबों में या जिन्होंने एक ऐसी दृष्टि से लेखन कार्य किया है, उन लेखकों के द्वारा जिनकी लेखनी को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। किताब घर की पहली पिटारा में पहली पुस्तक हमने महात्मा ज्योतिबा फुले की पहली मौलिक कृति गुलामगिरी के बारे में बातचीत की। किताब घर का पिटारा बुक नंबर 2 के अंतर्गत हमने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जाति का विनाश इनहेशन ऑफ कास्ट के बारे में बात की। किताब घर का पिटारा आज तीसरी श्रृंखला में आपके लिए लेकर आया है इंडियन थॉट ए क्रिटिकल सर्वे रिटन बाई के दामोदरन के द्वारा लिखी गई पुस्तक भारतीय राजनीतिक चिंतन या भारतीय चिंतन, जिसका आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। 1967 में ये किताब लिखी गई है और इस किताब की मुख्य विषय वस्तु को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें अलग अलग मेरे हिसाब से मैंने इसको डिस्क्रिप्शन दिया है। पहले भाग में हम किताब घर के पिटारा के बुक नंबर 3 के अंतर्गत उस व्यवस्था का जिक्र करेंगे जिसका दामोदरन के द्वारा बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से उल्लेख किया गया है। आइए किताब घर के पिटारे में बुक नंबर 3 इंडियन थॉट ए क्रिटिकल सर्वे पर बातचीत करते हैं। साथियों, के दामोदरन के द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर उससे मित्र शुंग तक के शासनकाल को या लगभग 2000 वर्षों के भारतीय इतिहास को बड़े ही रोचक और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस किताब घर के पहले भाग का शीर्षक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि राजनीति की जड़ के रूप में इतिहास विषय काम करता है और बिना इतिहास के, बिना जड़ के, जैसे पेड़ या वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे बिना जड़ और बिना नींव की इमारत नहीं हो सकती। ऐसे ही राजनीति विज्ञान का जो मेरा चैनल है, उस चैनल में हमें पता है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है। राजनीति के शोधार्थियों को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। इतिहास राजनीति की जड़ों के रूप में कार्य करता है, तो इसकी जड़ें जो हम फाइंड आउट करते हैं, जिसका हमारे पास पर्याप्त जिसके सबूत हैं, हमारे पास तथ्य हैं और अनेक वैज्ञानिक खोजों से साबित हो चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी जिसको भारत की सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। साथियों, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ मानचित्र में आप देख रहे हैं जो सिंधु रिवर है, ये कैलाश मानसरोवर हिमालयन क्षेत्र से लेकर अरब सागर में इसका विलय होता है। इस पूरे इंडस रिवर के रीजन के आसपास जिस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता उन सभ्यताओं के समानांतर थी जिन्हें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ह्यांगू नदी की सभ्यता और मिसिसिपी नदी की सभ्यता और दजला फरात की सभ्यता, ऐसे यहाँ हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो जो इनके नगर मिले हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मुख्य भाग रहे हैं। कुछ हिस्सा इसका वर्तमान पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा वर्तमान भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता एक वेल डेवलप्ड सभ्यता थी, दुनिया की सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता थी। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता ज्ञान की दृष्टि से एडवांस सिविलाइजेशन थी, एक विकसित सभ्यता थी, ज्ञान का अनुप्रयोग था, एडवांस नॉलेज था। सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण नगर, बहुत से नगर हैं जिनमें 3 महत्वपूर्ण नगरों का यहाँ हमने चलचित्र दिया है, मोहनजोदारो, चंद्रभूद्रो, हड़प्पा। तीनों ही विकसित नगर थे और छायाचित्रों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की नगर, ये सभ्यता इसको कहा जाता है, एक विकसित सभ्यता इसको कहा जाता है।
इसके निर्माण कला से, वास्तुकला से और जीवन से हम समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही अच्छी, सुसंस्कृत, सभ्य और विकसित, समृद्ध सभ्यता थी। लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, या जिसे ज्योतिबा फुले ने कलम कसाई कहा है, उन कलम कसाइयों ने अपनी कलम से इतिहास को का गला रेत दिया गया, या रेत कर हत्या कर दी गई और उस इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया, जिसे कुछ इतिहासकारों ने फिर से लिखने का बेड़ा उठाया है। उस श्रृंखला में हम ये प्रयास कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन बिगेन फॉर अस विद द एडवेंट ऑफ द आर्यंस। आर्यों के भारत में हस्तक्षेप के साथ ही भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, परंतु ये तथ्य नहीं है, ये झूठ है। आर्यों के आगमन से पहले, हस्तक्षेप से पहले, आक्रमण से पहले भारत में एक विकसित सभ्यता थी, जिसका आर्यों ने विनाश कर दिया। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका हम विरासत का काल की बात करें इतिहास की दृष्टि से, तो लगभग वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, परंतु यह लगभग 1500 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही है। इसका अस्तित्व लगभग 1500 ईसा पूर्व तक रहा है। जब 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों ने भारत में हस्तक्षेप किया और जो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिशेष नगर थे, कुछ प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो चुके थे, और जो बचे कुचे नगर थे उनको आर्यों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। आर्यों के मुख्य हथियारों में आग और तलवार मुख्य हथियार थे। इसके साथ घोड़े, तीर और कमान के माध्यम से उन्होंने भारतीयों पर, अबोरिजिनल इंडियंस पर, सिंधु वासियों पर हमला किया और इन मूल निवासियों को पराजित करके, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से पराजित करके धीरे धीरे लंबे समय तक युद्ध हुआ, जिसके बाद ही ये अपना आधिपत्य स्थापित कर पाए। उस श्रृंखला को हम वैदिक सभ्यता से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक, और उस श्रृंखला को ज्योतिबा फुले से पहले तक इन लोगों के द्वारा स्थापित किया गया। ऋग्वेद के 1.172.2 श्लोक में ये सूक्त में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि आर्यों के द्वारा इस शताब्दी के आसपास भारत में हमला किया गया और आग और तलवार उनके मुख्य हथियार थे। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता विकसित होने के बावजूद, गंगा के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होने के बावजूद, उनकी कला का विकसित होने के बावजूद, आर्यंस ने इस पर हमला किया और इसकी सुव्यवस्थित और विकसित नगरीय सभ्यता को नष्ट किया। वे अपने आप को उच्च कुल का और उच्च रक्त का मानते थे, इसलिए विश्वास करते थे कि वो ब्लड मिक्सर या रिलेशन स्थापित नहीं करेंगे। उन्होंने अपने आप को अनार्यों की तुलना में, भारतीयों की तुलना में सुपीरियर माना और युद्ध के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को पराजित किया। ओरिजिनल इनहेबिटेंट, जो विशेष रूप से नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत में निवास करते थे, जो कि इंडस वैली और इंडस रिवर के बैंक का क्षेत्र है। आर्यंस अनार्यों को मलेच, दस्यूज और दास कहकर पुकारते थे। इसका मुख्य कारण था कि वे अनार्यों से नफरत करते थे और वे आक्रांता अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए और अपने आप के हेजिमनी को अलग बरकरार रखने के लिए ऐसा करते थे। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आर्यों का इतनी आसानी से आधिपत्य स्थापित नहीं हुआ। आर्यों के बीच और अनार्यों के बीच लंबे समय तक हिंसक युद्ध हुए, और जैसा कि वेदों में वर्णित किया गया है कि ऐसे खूनी संघर्ष और क्रूर संघर्ष के परिणाम स्वरूप आर्य पूरी तरह से उत्तर पश्चिमी भारतीयों पर कब्जा नहीं कर पाए, और अधिकांश क्षेत्र पर जहां उन्होंने युद्ध जीत लिया उसको अपनी एक माइथोलॉजी के रूप में आर्यव्रत के रूप से डिफाइन किया, और आर्यों ने अपने आप के आधिपत्य को अभिव्यक्त किया। साथियों, जो अबोरिजिनल थे उस समय भारत के, वो उस समय विशाखास और गोत्र और क्लॉन्स में विभाजित थे, वर्ण व्यवस्था में या जाति व्यवस्था में विभाजित नहीं थे। विशेष रूप से इनकी त्वचा का रंग काला था और इनकी नाक चपटी थी। साथियों, उनके नगर बहुत ही विकसित और वेल सेटल्ड थे। उनका व्यापार बहुत ही उन्नत श्रेणी का था, और उनके द्वारा जो सिंचाई पद्धति थी उसको विकसित स्वरूप प्रदान किया गया था। इसके साथ साथ उनके पास अनेक तरह के ऑर्नामेंट्स और एग्रीकल्चर के नवीन पद्धतियां थी, तकनीकें थी। आभूषणों के साथ साथ
वो तांबे के, सोने के अनेक प्रकार के हथियार भी बनाते थे और सोने और कॉपर के आभूषण ऑर्नामेंट भी बनाती थी। इन चलचित्रों में आप देख रहे हो कि अनारियों का यहाँ डॉकयार्ड है, मलेच्छों जिनको मलेच्छ कहा गया है सिंचाई के रूप में, ये नगर बसाया गया है और ये व्यापार को बता रहा है, ये वाटर टैंक है और ये आभूषणों की तस्वीर है, जो इस बात का प्रतीक है कि सिंधु घाटी सभ्यता, अनार्यों की सभ्यता आर्यों की तुलना में हाई क्लास सिविलाइजेशन थी। साथियों, किस तरह से आर्यों ने अनार्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जब लंबे युद्धों के बावजूद भी वो पूरी तरह से अनार्यों के दिलों और दिमाग पर कब्जा नहीं कर पाए। इंटरनल जो सेक्टर थे वहाँ पर वो अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाए, तो उन्होंने वैदिक गॉड्स को ओरिजिनेट किया। तो हाउ दी वैदिक गॉड्स ओरिजिनेट, जिनमें विशेष रूप से इंद्र वर्षा के देवता के रूप में, वरुण जिन्होंने स्वर्गलोक या आकाश को हाथ में रखा हुआ न्याय करने वाले हैं, और सूर्य जिसे अग्नि का देवता माना जा सकता है। साथियों, नॉन आर्यंस जो इस बात से कभी भी परिचित नहीं थे कि जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं उनका क्या मतलब है, विकसित सभ्यता होने के बावजूद भी जो सन और मून, लाइट और डार्कनेस, फ्लड और डाउट, लाइटिंग और थंडर, लाइफ और डेथ, जो सूर्य और चंद्रमा, बिजली, उजाला और अंधेरा, बाढ़ और सूखा, बिजली का चमकना और मेघ का गर्जना, और जीवन मृत्यु से जुड़ी हुई प्रत्येक चीज़ उन्हें एक आने वाले खतरे के रूप में और दुश्मन के रूप में दिखाई देती थी। नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान का यह विकास नहीं हुआ था। इस कारण से ये इग्नोरेंस था और वो प्रत्येक चीज़ को खतरे और अपने दुश्मन के रूप में देखते थे। इस बात का आर्यों को एहसास था और उन्होंने इसी बात का सबसे अधिक फायदा उठाया। उन्हें ये मालूम था कि आर्यों के जो देवता हैं वो आर्यों के देवता और अनार्यों के देवता दोनों में अलग अंतर है। जो अनार्यों के देव हैं उनमें शिव, जिसका पुराणों में जिक्र नहीं है, जिसका वैदिक सभ्यता में जिक्र नहीं है, और मातृशक्ति को सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया। इसके साथ लिंग की पूजा की गई और पवित्र सांड या बैल जिसे कहा जा सकता है, एक सेक्रेड बुल की बात कही गई, उसकी पूजा की गई। आर्यों के देवता इनसे अलग थे। अनार्य आर्यों के देवताओं को स्वीकार नहीं करते थे और इसीलिए उन्होंने इसे एक नया मोड़ दिया जिसे डिवाइन टर्न कहा जा सकता है। उन्होंने अनार्यों को एक नवीन दृष्टि के रूप में, एक नए मायाजाल में फंसाने के लिए युद्ध में ईश्वर की सहायता प्राप्त करने का और प्रार्थना, विजय की प्रार्थना करने का प्रयास शुरू किया। और ऐसा ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है, जिसका एक मंत्र यहाँ पर है, The evil doing thus is around us senseless, keeping false laws inhuman, O slayer of enemies, better the weapon of the dasas। ऋग्वेद की 10वें सूक्त में ऐसा कहा गया है। साथियों, वेदास हैव डेवलप्ड इन टू स्टेज। जब वेदों की बात की जाती है, वैदिक सभ्यता की बात की जाती है, जो 1500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक इसे मुख्य का 1000 ईस्वी और उत्तर वैदिक 1000 से 500 ईस्वी तक इसे माना जाता है। वेदों को दो अवस्थाओं में विकसित हुए वेद। पहली अवस्था जिसे पुरोहित और सेज की अवस्था कहा जाता है, जिसमें पूजा अर्चना करने वाले ब्राह्मण क्लास के द्वारा और ऋषियों के द्वारा प्रोनाउंसिएशन के रूप में, जनरेशन टू जनरेशन उच्चारण के रूप में और एक तरह से हाइम्स के रूप में, मंत्रों के रूप में उनको आगे बढ़ाया गया। दूसरा, जब लेखन कला का आविष्कार हुआ तो इसके धीरे धीरे लिखने के प्रयास में 4 कंपोनेंट ग्रुप को डिज़ाइन किया गया, जिन्हें संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये वेद एक समय नहीं लिखे गए, अपितु ऋग्वेद ही अनेक वर्षों में लिखा गया और उसके बाद के सूक्त या 10वीं पुस्तक बहुत बाद में लिखी गई। सामवेद बहुत बाद में लिखा गया, यजुर्वेद बहुत बाद में लिखा गया, अथर्ववेद बहुत बाद में 1000 ईस्वी के आसपास लिखा गया। साथियों, जो यजमान पद्धति थी, उस पद्धति के माध्यम से जो समाज का संपन्न वर्ग था, उसने इन पृष्ठ के माध्यम से और मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से अपने आयोजनों या धार्मिक आयोजनों को स्वीकार किया। और पहली बार ऐसा केवल संपन्न लोगों ने ही किया था,
बाद में ये ट्रेडिशन के रूप में गरीब लोगों तक भी पहुंच गई, जो उनकी गरीबी का एक मुख्य कारण बना और आज भी है। जो पृष्ठ क्लास थी वह अन्य के श्रम पर जीवन यापन करने वाला एक वर्ग बन गया, जो कि दिनों दिन शक्तिशाली हो गया और इसी पृष्ठ क्लास को ब्राह्मण के नाम से पहचान मिली, जो आज भी विद्यमान है। साथियों, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उस ग्रंथ में दो तरह के देवताओं की बात कही गई है। एक दामोदरन बताते हैं कि दो तरह के देवता हैं शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। एक जिसे गॉड्स, ईश्वर कहा गया, भगवान कहा गया है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, वैदिक माइथोलॉजी के अनुसार, और दूसरा जिसे ब्राह्मण कहा गया है। पहले स्वरूप में जो आयोजन होते हैं उनमें देवता को उपहार दिया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं अग्नि के हवाले करना। पृष्ठ के द्वारा जो धार्मिक परंपरा में विश्वास करते हैं, रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं, ब्राह्मणवाद के कर्म कांड में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, या उनके माया जाल में दिलो दिमाग में वो घर कर गए, उसमें वो फंसे हुए हैं, तो वो सबसे पहले दूध, दही, अनाज या जो मदी मेहनत से वो इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, परंतु सरप्लस के रूप में वो आग के हवाले करते हैं। जब आग के हवाले किया जाता है तो सब जलकर भस्म हो जाता है। और जैसा मैंने पहले बताया, स्वॉर्ड और फायर आर्यों के मुख्य हथियार थे, इसलिए वो आग से आज तक भी दूरी नहीं बनाकर रखते हैं, अपितु उस आग में सब कुछ डालकर नष्ट कर देते हैं। जन्म से लेकर विवाह तक, विवाह से लेकर मृत्यु तक वो आग के माध्यम से ही अपने सभी प्रकार के आयोजनों का निष्पादन करते हैं। दूसरा, आग के हवाले के साथ साथ जो उपहार होते हैं वो ब्राह्मण, पुजारी या जिसे पुरोहित कहा जाता है वो प्राप्त करता है। तो दो तरह के देवता, जिनको देवता के नाम पर नष्ट कर दिया गया, जो कि बड़ी मेहनत मजदूरी शारीरिक श्रम से जो आमजन है वो जुटाता है, और दूसरा उपहार जो उसने खुद ने ले ली। साथियों, ये पिछली क्लास के लिए जो ब्राह्मणवाद की परंपराएं थी, रिचुअलिज्म था, उसने बहुत सहायता की उसको संपन्न होने में, व्यवस्था पर आधिपत्य स्थापित करने में, और राजनीति के संचालन में, सामाजिक और धार्मिक फासीवाद को स्थापित करने में, या अन्य लोगों की तुलना में, बहुजनों की तुलना में अपने आप को उच्च स्थान पर बैठने में, या एक तरह से धरती पर मानवीय ईश्वर के रूप में उसने स्थापित कर लिया, क्योंकि अधिक धन धान्य संपदा उसने बिना मेहनत के अर्जित कर ली। साथियों, इस परंपरा के माध्यम से न केवल उसने अपने आप को संपन्न बनाया, अपितु जो आम जन था उसको प्राकृतिक और सामाजिक परिदृश्य से अंधेरे में रखा गया कि उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आर्यंस के द्वारा के दामोदरन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हैव इन्वेंटेड बाय द आर्यंस। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो आपको लगता होगा कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी डिजाइन की, ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ बहुत बाद में आए। अंग्रेज़ों से लगभग 2500 वर्ष पहले आर्यंस ने जब हमला किया, उन्हीं आर्यंस के द्वारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को डिज़ाइन किया गया। जब लंबा समय हो गया, जातियों का मिश्रण हो गया, रंगों का मिश्रण हो गया, परंपराओं का मिश्रण हो गया, और बड़े स्तर पर कुछ कुछ आंशिक बदलाव के साथ हमने देखा, इसके बाद जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, उन ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को दूर रखने के लिए, भेदभाव रखने के लिए उन्होंने डिवाइड और रूल पॉलिसी को डिज़ाइन किया, ताकि वह अपने हेजेमनी को पॉलिटिकल स्पेयर में, इकोनॉमिक स्पेयर में, और रिलीजियस स्पेयर में, और सोशल स्पेयर में बरकरार रख सकें, सुपरमेसी को बरकरार रख सकें। सो डिवाइडेड द सोसाइटी फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कलर। सबसे पहले रंग के आधार पर विभाजन किया गया। आर्यंस जो अपने आप को गोरे कहते हैं, और नॉन आर्यंस जो काले रंग के थे, चपटी नाक के थे, मूल निवासी थे। और लंबे समय के बाद भी आप देख सकते हैं, जैसा गांधी के साथ भी हुआ, और ये कहा गया कि ब्लैक मैन, तो अंग्रेज जैसे ब्लैक मैन रंग भेद करते थे। अंग्रेजों से शताब्दियों पहले आर्यों के द्वारा रंग के आधार पर रंग भेद की नीति को शुरू किया गया। तो विभाजन और शासन करो और रंग भेद की नीति आर्यों के द्वारा इन्वेंटेड की गई है, इजाद की गई है, अंग्रेजों के द्वारा बाद में इसको फॉलो किया गया है।
कलर के बाद ये फंक्शनल बेसिस पर इसको डिज़ाइन किया गया जिसको वर्ण सिस्टम कहा जाता है, और कालांतर में मनुस्मृति और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में इसे बर्थ के आधार पर डिज़ाइन कर दिया गया, स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इन 4 क्लासों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म के आधार पर इस व्यवस्था को शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से उन्होंने अपना कर्म जो प्रॉपर चैंटिंग ऑफ मंत्राज और हाइम्स था वो ब्राह्मणों ने, रक्षा का उत्तरदायित्व क्षत्रियों के रूप में, व्यापार का उत्तरदायित्व वैश्यों के रूप में और बाकी सेवा का उत्तरदायित्व शूद्रों के रूप में। हालांकि जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं ये इसी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उसकी एक साफ साफ तस्वीर आप इसमें देख सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्णाज, अगर हम बात करें कि वास्तव में वर्ण व्यवस्था का जिक्र सबसे पहले कहाँ किया गया है, जो मैंने कहा कि वैदिक सभ्यता और आर्यों के द्वारा ही तमाम तरह के इन मौखिक परंपराओं में, लोक परंपराओं के रूप में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के माध्यम से अपने आप की सुपरमेसी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और सोशल, विशेष रूप से इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस स्पेयर में सुपरमेसी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने खुद वेदों में लिखा। हालांकि बाद में ये कह रहे हैं कि वेद हमने नहीं लिखे हैं, पुरुषे ही ईश्वर ने लिखे हैं। ईश्वर के नाम पर ही तो इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया है और किए हुए हैं, और जब तक ये नाम रहेगा तब तक उनकी सोशल सुपरमेसी को कोई भी रिमूव नहीं कर सकता है। ऋग्वेद की 10th बुक के पुरुष सूक्त में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, सोसाइटी आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स ऑन बेसिस ऑन द कर्म व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑन द फंक्शनल बेसिस दिस इज द सिंबल ऑफ सिग्निफाइज स्लेवरी। यह एक दासता की व्यवस्था थी जिसमें आप वन वे वर्टिकल जो वे है उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ब्राह्मण एक ऊंची सीढ़ी पर बैठा है, क्षत्रिय उसकी रक्षा के लिए खड़ा है और वैश्य उसके नीचे की सीढ़ी पर बैठा है और शूद्र उससे नीचे की सीढ़ी पर बैठा है। तो ये है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, ब्राह्मण सोशल ऑर्डर का, जिसे आज की तारीख में 22वीं शताब्दी में हिंदू सोशल ऑर्डर कहा जाता है। मनुस्मृति के बाद और वर्तमान समय में वह एक वर्टिकल ऑर्डर है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर नहीं है। और इस वर्टिकल ऑर्डर में जो ललाट पर तिलक निकाला जाता है एक सीधे सूल के रूप में, जिसको एक सूल कहा जाता है, 2 सूल और 3 सूलों को मिलाकर त्रिशूल बनता है। तो इस सूल के ऊपर टॉप पर ब्राह्मण क्लास है, उसके नीचे क्षत्रिय क्लास है, क्षत्रिय से नीचे वैश्य क्लास है, वैश्य से नीचे शूद्र क्लास है। तो ब्राह्मण सुपरमेसी हैं, सुपर हैं, ब्राह्मणों के गुलाम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के गुलाम वैश्य हैं, वैश्यों के गुलाम शूद्र हैं और शूद्र सबके गुलाम हैं। केवल 4 वर्णों में ही, 4 व्यवस्थाओं में ही पूरे भारत के अबोरिजिनल को शामिल नहीं किया गया, अपितु बहुत अधिक संख्या में लोग आउटसेट ऑफ द वर्ण सिस्टम भी थे। इसे भी हमें समझना जरूरी है। आउटसेट ऑफ वर्णाज क्या है? ऐसे लोग जो संख्या में बहुत ज़्यादा थे, जो शारीरिक श्रम करते थे, जो मूल निवासी थे, उनको वर्ण व्यवस्था से ही बाहर कर दिया गया। उनको निम्न शूद्र कहा गया, शूद्रों से निम्न श्रेणी कहा गया, निम्न श्रेणी के आदिवासी कहा गया, निम्न श्रेणी के व्यापारी कहा गया, हीन जाति के नाम से पुकारा गया। और ऐसे शारीरिक श्रम करने वाले कामगार वर्ग, साफ सफाई करने वाले, मैला ढोने वाले, पक्षियों का शिकार करने वाले, गाड़ी लकड़ी का काम करने वाले, मूल आदिवासी जंगलों में रहने वाले, आनुवांशिक कलाकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे थे, चटाई बनाने वाले, नाई, कुम्हार, दर्जी, चमड़े का वर्क करने वाले, चर्मकार, चमार और लेदर का पूरा वर्क करने वाले, मरे हुए जानवरों को घसीटने वाले, इन सब लोगों को वैदिक सभ्यता, वैदिक व्यवस्था के तहत वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया, जिनके लिए बाद में चांडाल शब्द का भी प्रयोग किया गया। तो इन लोगों का न केवल ऊपर की क्लास के द्वारा शोषण किया गया, अपितु जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उसके द्वारा भी इसका वर्ण का, इन लोगों का, बहुसंख्यक वर्ण का सबसे ज़्यादा शोषण किया गया, जिसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने अति शूद्र के रूप में डिफाइन किया है। साथियों, स्ट्रगल ऑफ सुपरमेसी इन सोसाइटी की बात करें, रिलीजियस और सोशल सुपरमेसी की बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आरंभ होता है। और इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ऐसी ईसा पूर्व शताब्दी थी जब एक नया
समय नया काल चक्र परिवर्तित होने वाला था। 1500 से लेकर लगभग 500 ईस्वी तक, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक एक बड़ा साहित्य, वैदिक साहित्य मंत्रोच्चार के रूप में मौखिक स्वरूप में आगे बढ़ रहा था। कुछ ही समय में लिखने का विकास होने वाला था, परंतु इससे पूर्व इस ब्राह्मणवाद को, आर्य सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को सामाजिक भेदभाव, अन्याय, असमानता, शोषण, हिंसा, आग की व्यवस्था को चैलेंज दिया गया। और ये चैलेंज उस समय दिया गया जब एक ज्ञात्रक कुल के राजा, राजशाक्य कुल के राजा सुयोधन के घर पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में महाअभिनिष्क्रमण किया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई, मृत्यु हुई और 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने बुद्धि को, ज्ञान को, सत्य को पहचाना और इसके प्रचार प्रसार में लग गई। इस समय बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के पहले राजा थे, उनका शासनकाल था 543 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा, जब बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ और बुद्धिज्म अपने चरम पर पहुंचने लगा। लगभग 500 सालों तक बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ और यह न केवल भारत अपितु एशिया के बहुत अधिक देशों में प्रचारित और प्रसारित हुआ। पुष्यमित्र शुंग के विनाश काल या उसके द्वारा बौद्धों के विनाश काल से पूर्व तक ये बड़े स्तर पर प्रचारित हो चुका था, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक भेदभाव, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसका प्रतिरोध करना, सभी लोगों को भिक्षुक और भिक्षुणी बनने का अवसर देना, समानता, न्याय, प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, अहिंसा के सिद्धांतों पर ये आधारित था। और इसीलिए इन्होंने चार आर्य सत्य और पंचशील की बात कही, बुद्धि की बात कही, विवेक की बात कही। इन पंचशीलों में हम देखते हैं अहिंसक यानी हिंसा नहीं करें। जब का वैदिक साहित्य का आप इतिहास देखोगे तो पूरे वैदिक साहित्य में वहाँ से लेकर 1500 साल से लेकर आज 2023 की हम बात कर रहे हैं, पिछले 3500 साल में इन सब की तस्वीरों में आप देखेंगे सबके पास एक से बढ़कर एक उनके हाथों में हथियार हैं, फरसे हैं, भाले हैं, धनुष है, कुल्हाड़ी है और न जाने कितने प्रकार के हथियार हैं। वो हिंसा है, तलवार है, सोड है, वो उनकी पूजा भी करते हैं। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि लगभग 3500 साल के बाद भी आर्य अभी भी भारत में जिंदा हैं और उनका खून और उनकी विरासत अभी भी हिंसा, तलवार से बहुत ज़्यादा प्रेम करती, हथियारों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और वर्षी पैलेस से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। साथियों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही भारत का सेंट्रल एशिया और ईरान से संबंध था। इसी दौरान ईरान के राजा, पर्सिया के राजा डेरियस प्रथम ने हमला किया और इंडस वैली के कुछ बैंक पर उन्होंने कब्जा कर लिया। परंतु 200-300 सालों के बाद या शीघ्र ही अलेक्जेंडर, मकदूनिया के शासक, यूनानी शासक सिकंदर ने हमला किया और पर्शियन एम्पायर को नष्ट किया। 326 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर ने इंडस वैली के आसपास हमला किया और व्यास नदी के उस तरफ से वापस लौटकर चली गई। साथियों, इसके बाद कालांतर में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक के नेतृत्व में भारत की एक बड़ी किस्मत लिखी गई, विरासत लिखी गई और सम्राट अशोक भारत का वह पहला राजा बना जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद पिछले 1200 सालों में पहली बार पुनः इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्थापित करने का, उस गौरव को पुनर्जीवित करने का, रिवाइवल करने का अवसर सम्राट अशोक को मिला। उसके शिलालेख, धम्म की नीति, बुद्ध धर्म का अपनाना, शांति की नीति और उसके बाद बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना। भारत जो विशेष रूप से नंद वंश में मध्य भारत और उत्तरी भारत में वर्चस्व था, विस्तारित था, वह सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश भारत का एकीकरण किया गया। मौर्य साम्राज्य निसंदेह 324 से 187 ईसा पूर्व था, जिसे हम गोल्डन एज ऑफ स्लेवरी इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। साथियों,
सम्राट मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे उनका नाम बृहदित था, और बृहदित की हत्या करके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने धोखे से बृहदित सम्राट अशोक के पोते मौर्य साम्राज्य के शासक की हत्या कर दी, और उनकी हत्या करके ब्राह्मण रिवलिज्म को स्थापित किया। और पुष्यमित्र शुंग वह पहला ब्राह्मण हिंसक राजा था जिसने फिर से वैदिक सभ्यता को, जो बुद्ध के द्वारा चैलेंज दिया गया था और सम्राट अशोक के द्वारा धम्म की नीति का प्रचार किया गया था, उसको विनाश की राह पर आगे बढ़ाया और बौद्ध धर्म का बुरी तरह से बौद्ध स्तूपों का विनाश करने के लिए अपना जीवन त्याग दिया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक उनका शासनकाल रहा, और इसी शासनकाल में मनुस्मृति, जो द लीगल कोड ऑफ मनु कहा जाता है, जिसे बाबा साहब ने जलाकर प्रतिरोध किया और बताया कि वैदिक सभ्यता की ये सबसे खतरनाक और अन्याय पर आधारित सामाजिक भेदभाव, शोषण, गुलामी, धार्मिक फांसीवाद, सांस्कृतिक फांसीवाद को बढ़ावा देने वाली पुस्तक है, जिसको इन्होंने सार्वजनिक रूप से जलाया और ये बताया कि किस तरह से हुवर शुद्राज में जाति व्यवस्था और तमाम तरह की भेदभाव की व्यवस्था को स्थापित किया गया। ये था साथियों के दामोदरन का विवेचन, जो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, आर्यों के आक्रमण से लेकर आर्यों के द्वारा भारत पर किस तरह से लेखनी और साहित्य के माध्यम से या वो न केवल हिंसा और तलवार और अग्नि को पसंद करते थे, अपितु उन्हें ज्योतिबा फुले ने कलम कसाई कहा है, और इन कलम कसाइयों ने पूरे इतिहास को गला काट दिया और इतिहास को इस तरह से लिखा जिसे आर्यों का इतिहास कहा जाता है, और जो बहुजनों का इतिहास कदापि नहीं है। ये था किताब घर का पिटारा भाग 3, बुक नंबर 3, इंडियन थॉट ए क्रिटिकल सर्वे, रिटन बाय के दामोदरन 1967। साथियों, अगले व्याख्यान में चौथी नई किताब के साथ मिलेंगे। आप सबका किताब घर के पिटारा में फिर से स्वागत है, और इसके साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।